सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद डिजिटल पॉडकास्ट के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं अजहर जावेद, और मेरा साथ दे रहे हैं हस्ब मामूल अहमद हसन अरबी। नाज़रीन, आलमी मंजरनामे पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो अनएक्सपेक्टेड हैं, जिनकी पहले मिसाल नहीं मिलती। इन्हीं में से एक जो मसला हुआ, एक इशू हुआ, वो गुज़िश्ता रोज़ अमेरिका के सबसे पावरफुल सेंटर यानी ओवल हाउस में था। डोनाल्ड ट्रंप के साथ यूक्रेन के सदर की मुलाकात थी, और इस मुलाकात के जो विजुअल्स आए और जो बातें हुई, जो तकरार हुई, वो भी मेरा ख्याल है शायद पहली दफा इस तरह की जो चीज है वो हमें देखने को मिली। इसी पे सबसे पहले हम बात करेंगे। अहमद, ये क्या हुआ? क्यों जो एक यूक्रेन के सदर हैं वो इस तरह ओवल में, ओवल हाउस में लड़ पड़े? एक किस्म की मेरा ख्याल है लड़ाई थी, जुबानी लड़ाई थी, अल्फाज की लड़ाई थी। और क्या इसके असरात होने जा रहे हैं आलमी मंजरनामे पे? देखिए, थैंक यू वेरी मच अज़ भाई। इसमें सबसे पहले जो यूक्रेन के प्रेज़िडेंट ज़ेलेंस्की के साथ तो ये कल हुआ है। इससे पहले भी जो ओवल ऑफ़िस की मीटिंग्स हो रही हैं और जो स्टेट हेड्स के साथ मुलाकात हो रही हैं, वो उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से पहले हुआ करती थी। एक बिल्कुल वाज़ेह शिफ्ट हम देख रहे हैं अमेरिका की पॉलिसी में, अमेरिका की डिप्लोमेसी में और अमेरिका के फ़ॉरेन रिलेशंस में। और जो ज़ेलेंस्की के साथ हुआ है, उससे पहले भी हम बहुत अरसे से ये बात कर रहे हैं, आपके साथ ही इन प्रोग्राम्स में हमने डिस्कस किया है कि दुनिया के अंदर जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो मुआशी, सियासी और मुआशरती निज़ाम राइज किया गया था, जो एक जिसको एक एक दुनिया की पूरी तारीख़ है। और फिर सिर्फ़ पिछले 70 सालों में आपने देखा कि पूरी दुनिया की तारीख़ जिस तरीके से दुनिया फ़ंक्शन करती आई है पिछले इतने हज़ार सालों में, वो यकसर तब्दील करके रख दिया। और कुछ थिंकर्स का, फिलोसोफर्स का, आइडियोलॉग्स का ये बिलीफ है कि ये आर्टिफिशियल चेंजेस थी। जैसे फॉर एग्जांपल यूरोप, ये पिछले 70 वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के पिछले 100 साल से पहले कई हज़ार साल यूरोप के अंदर जिस तरीके से ममालिक रहे हैं, वो आपस में एक-दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान ही रहे हैं। यूरोप में सिविल वॉर्स ही होती रही हैं, यूरोप में रेवोल्यूशंस ही आती रही हैं। उसके अलावा अगर आप मिडल ईस्ट को देखें तो मिडल ईस्ट में कभी भी इस तरह की सिविल वॉर नहीं रही, इस तरह का सेक्टेरियन डिवाइड नहीं रहा जो पिछले तकरीबन 70-80 साल में रहा है। मिडल ईस्ट का इवन सीरिया को आप देख लें, सीरिया 600 साल तक इट वाज नोन एज द क्वाइट प्रोविंस ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, पुरअमन तरीन सूबा था। इंडिया को आप देख लें, इंडिया में पिछले 1000 साल में कभी भी जो हिंदू ब्राह्मण है उनकी हुकूमत नहीं आई थी, मुसलमानों की हुकूमत थी। और फिर इसके साथ-साथ ये सारा पॉलिटिकल ऑर्डर, ये सारी ज्योग्राफी, ये सारा कुछ तब्दील कर दिया गया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। एक नया ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड लेके आया गया जिसको लिबरल, नियो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। तो हम ये बात बहुत अरसे से कर रहे हैं कि वो जो नियो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर था वो बिल्कुल तबाह हो चुका है। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर इज़ इन प्लेस, और जिसमें कोई इंटरनेशनल लॉ की उस तरीके से वैल्यू नहीं है जो पहले दी जाती थी। जिसमें कोई ये हार्ड, इसको न्यू रियलिस्टिक वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, जिसमें इंटरेस्ट जो होता है वो प्राइमरी होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है, और हर मुल्क इज ऑन इट्स ओन। जो जो ज्यादा फिट होगा वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात है, जो जितना ताकतवर होगा उतनी उसकी मर्जी चलेगी। और यहाँ पे आपकी मिलिट्री, आपकी फौज, आपके वेपन्स, आपकी किसी मुल्क को डोमिनेट करने की ताकत, रॉ पावर यानी जिसको मिलिट्री पावर कहते हैं, वो मैटर करेगी। तो आपने वही देखा कि जो ओवल ऑफिस में हुआ है, वो जो दुनिया ने नियो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर बनाया हुआ था, ये सब ने अपनी आंखों के सामने देखा है कि उसका कलैप्स आपको नजर आ रहा है। उसके कलैप्स के ऊपर मोहर लग गई है। कल आपने देखा जिस तरीके से ज़ेलेंस्की के साथ वो लोग डील कर रहे थे, जिस तरीके से उसको ज़लील कर रहे थे, आपने वो देखा कि वो बिल्कुल वाज़ेह करता है कि कहाँ गई अमेरिका की डिप्लोमेसी, और कहाँ गई वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, और कहाँ गया वो एग्रीमेंट्स जो पूरी दुनिया, यूरोप ने, जो अमेरिका ने यूक्रेन के साथ किए थे, आपको वो सारे उन्होंने अपनी जो इंटरेस्ट की गेम है उसके अंदर उन्होंने उनको आग लगा दी। यूक्रेन इज परहैप्स द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज गिवन अप न्यूक्लियर वेपन्स, क्योंकि उसको अश्योरेंस दी थी अमेरिका ने और यूरोपियन कंट्रीज ने कि अगर आप पे हमला हुआ तो हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। और फिर इस तरह जेलेंस्की के बारे में तो सारों को पता है, आई एम नॉट डिफेंडिंग जेलेंस्की, वो तो एक कॉमेडियन है जिसको, जो एजेंट ऑफ केओस था, जिसको लाया गया था यहाँ पे यूक्रेन की तबाही और यूरोप के अंदर एक लार्ज वॉर को फैलाने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ जो लेसन्स पूरी दुनिया को सीखने हैं इससे, वो ये हैं कि जो आप
अब जो नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है वो बहुत हॉकिश हो चुका है। आपको अपने आप को इस चेंजिंग जियोपॉलिटिकल और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट के साथ, अपने मुल्क को आपको इसके साथ चेंज करना पड़ेगा। पहले की तरह वाला दौर नहीं रहा। और ये उनका जो यूक्रेन का कॉमेडियन और जो हमारा क्रिकेटर है, जब ये हमारे क्रिकेटर भी वहां पे गए थे, तो इनके साथ भी इसी तरीके से वो उसको इसको भी बिठा के वहां पे कहा गया कि हम आपसे कश्मीर ले लेंगे और ये वो, और ये बिल्कुल उसी तरह मान के आ गए। तो ये हालात अब नहीं चलेंगे। वो अल्लाह का शुक्र हुआ कि इनकी हुकूमत गई इमरान खान की, तो उसके बाद कोई हालात थोड़े सस्टेन हुए, स्टेबल हुए। वरना ये तो अपनी तरफ से कश्मीर का सौदा करके आए थे। 25 जुलाई को ये अमेरिका गए थे, इसी ओवल ऑफिस में बैठ के इन्होंने सौदा किया था डोनाल्ड ट्रंप के साथ। और जब पाकिस्तान आए तो फिर उसके 5 या 6 दिन के बाद इंडिया ने 370 रिवोक किया। इन्होंने कहा सड़कों पे खड़े होके धूप में खड़े होंगे। और फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि जो कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ेगा वो कश्मीरियों का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। तो ये ज़ेलेंस्कीज़ और क्रिकेटर्स जो हैं, ये कॉमेडियंस और क्रिकेटर्स जो हैं, इनका दौर अब नहीं चलेगा। ये अपने मुल्क को तबाह करेंगे, नुकसान पहुँचाएँगे। पाकिस्तान ने तो जान छुड़वा ली, अब यूक्रेन कितनी जल्दी जान छुड़वाता है, ये यूक्रेनियों पे डिपेंड करता है। लेकिन येस, द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज़ हियर, इट इज़ इन प्लेस नाउ। और हर मुल्क को इस हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, वरना देर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया अहमद। इस पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात की आपने कि यूक्रेन ने अपने न्यूक्लियर एसेट्स गिव अप किए जी। और आज उसका नतीजा भुगत रहे हैं। इसी तरह की एक ऑफर पाकिस्तान को भी हुई थी और अमेरिका ने कहा था कि अगर आप ये न्यूक्लियर टेस्ट ना करें तो हम आपको भारी रकम देंगे। और मेरे ख्याल उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो फैसला किया, उस वक्त की हुकूमत ने, उस वक्त की जो क्यादत ने फैसला किया, उसके नतीजे में आज पाकिस्तान एक बहुत महफूज मुल्क है कि न्यूक्लियर एसेट की वजह से कोई भी बैरूनी मुल्क या पावर हमारे मुल्क की तरफ मैली आंख से भी नहीं देख सकता। आपने बात की कॉमेडियन की, तो उस कॉमेडियन ने यूक्रेन का भट्ठा बिठा दिया और इसी तरह का एक मस्खरा, चले मस्खरा कह लें या क्रिकेटर कह लें, या जिस तरह उसने सर्कस लगाई 4 साल मुल्क अजहर भाई, में, मैं बल्कि उससे इसमें सॉरी आपको काट रहा हूँ, इसमें जो इमरान खान था ये एक्चुअली पाकिस्तान का वाहिद हेड ऑफ स्टेट था जिसने ऑफर की थी कि हम अपना न्यूक्लियर सिस्टम खत्म कर देंगे, कश्मीर का मसला हल करा दो, मतलब कश्मीर का मसला हल करा दो, हम अपना न्यूक्लियर सिस्टम खत्म कर देंगे, फिर जब मर्जी तुम इसराइल को कहना हमारे ऊपर न्यूक्लियर हमला करके हमें तबाह कर दे। ऑन रिकॉर्ड है इमरान खान। तो बस यही कहना है ना कि इस तरह की जो क्यादत होती है, जिस तरह अभी यूक्रेन के सदर ने अपने मुल्क का बेड़ागर किया, तो अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त जो क्यादत है वो इस किसी भी अपनी न्यूक्लियर एसेट की तरफ किसी को देखने की इजाजत नहीं दे रही। और अभी जो विल्सन ने खत लिखा, जिसके पीछे तहरीक इंसाफ को समझना चाहिए कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश हो रही है, उसके पीछे जो लॉबीज काम कर रही है, उनका आखिरी टारगेट जो है वो पाकिस्तान की सलामती है। और ये तहरीक इंसाफ के लोग उसमें एजेंट बने हुए हैं। सबसे अफसोसनाक किरदार साबिक सदर आरिफ अलवी का भी है कि जो इतने बड़े ओहदे पर बैठकर रिटायर हुए, इतने राज है उनके पास, वो अमेरिका जाके पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ एक जो मुहिम चल रही है उसका हिस्सा बन रहे हैं। तहरीक इंसाफ के लोग लाखों डॉलर्स खर्च कर रहे हैं पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ। मुझे कल एक बात हुई, मेरी अमेरिका में एक दोस्त है, वो बड़े लॉबियस्ट हैं, मुख्तलिफ जो पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, तो उस उनके काफी उनसे ताल्लुक है। वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ इस वक्त कांग्रेसमैन को ऑफर कर रही है डबल मनी जो पहले वो देते रहे हैं। उन्होंने जो फंड्स हैं इस वक्त वो बढ़ा दिए हैं, वो लोगों से इकट्ठा कर करके, या जो एजेंट्स हैं जो इस वक्त इंडिया सबसे बड़ा पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क, वो इस वक्त नजरें उठाए पाकिस्तान के खिलाफ है। तो ये सारी चीजें अगर इस वाकये को जोड़ा जाए तो हमारी क़यादत जिस तरह खड़ी है, तो मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ वालों को कुछ खौफ खुदा करना चाहिए, कुछ मुल्क का ख्याल करना चाहिए। और अब ये वाली हरकतें पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की, और अब लाखों डॉलर खर्च करके कांग्रेसमैन को ये हायर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की सलामती से खेल रहे हैं। अहमद, आते हैं बलूचिस्तान की तरफ। जी। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? हम काफी ये जो दिन पहले इस पे बात हुई थी, तो लेटेस्ट क्या चल रहा है वहां पे? क्या सूरत हाल है? गौरव आर्या का भी एक बयान हमारी नजर से गुजरता है, उसको जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए।
देखिए इसमें जो गौरव आर्या तो खैर एक तरह से वो स्पोक्स पर्सन बना हुआ है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। तो वो उसने ये पिछले दिनों बयान दिया है कि जो इमरान खान की सफ़ों में सबसे बड़ा गद्दार वो अली अमीन गंडापुर है। और वो पीटीआई एक्चुअली उसकी वीडियोस लगा लगा के अली अमीन गंडापुर के खिलाफ वो एक कैंपेन चला रहे हैं कि गौरव आर्या ने कह दिया। सो वो तो जाहिर है उनकी सपोर्ट है। गौरव गौरव आर्या ऑन रिकॉर्ड है कि इसने कहा था कि इमरान खान की जो तहरीक है, तहरीक इंसाफ, जो इंतशार इन्होंने फैलाना है पूरे पाकिस्तान में, वो इसने पूरे ओवरसीज इंडियंस को कहा था, क्योंकि इसका एक प्लेटफॉर्म है पूरा चांकिया डायलॉग के नाम से, जो रॉ ने बनाया ही सिर्फ ओवरसीज इंडियंस के लिए। तो उस पे इसने कहा था कि सारे इंडियंस जो हैं वो पैसे दें इमरान खान को, इसकी फंडिंग कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये वो काम कर रहा है जो रॉ भी नहीं कर सकती, वो तबाही लेके आ रहा है पाकिस्तान में जो इंडिया भी नहीं ला सका। तो गौरव आर्या की तो ये है। बाकी जो बलोचिस्तान है वहां पे पिछले जो दहशतगर्दी की कार्रवाई है वो भी हुई है। और वहां पे फिर दोबारा से ये जो मारंग बलोच और समीदीन और ये सारे जो ये टेररिस्ट्स हैं, इन्होंने सर उठाना दोबारा से शुरू कर दिया है। फिर इनको फंडिंग आती है कहीं से बाहर से, इंडिया से, और जो पाकिस्तान की दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वहां से, तो ये इंतशार फैलाना शुरू कर देते हैं। बलोचिस्तान में आप पिछले दिनों इन्होंने बड़ा दर्दनाक वाकया हुआ कि इन्होंने वो बस से मजदूरों को निकाल के 6 गरीब मजदूरों को इन्होंने सिर्फ इस वजह वजह से मार दिया कि ये पंजाबी हैं। प्रॉब्लम बलूचिस्तान में ये है कि यहाँ पे आप जब दहशतगर्दों को पकड़ते हैं, तो इनका एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान के मीडिया के अंदर। आपने देखा वो हामिद मीर और इस तरह के जो जर्नलिस्ट होते हैं, वो फिर क्या करते हैं, वो इनके लिए कैंपेन करते हैं, वो इनके जलसों धरनों में जाते हैं, और वो मिसिंग पर्सन्स का जो ड्रामा होता है वो उसको एक प्रोपेगेंडा बना के पूरे मुल्क के सामने पेश करके पाकिस्तान की हिफाजत करने वाली जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, उनके ऊपर एक प्रेशर बगैर वजह का डालते हैं। उसके पैरेलल जो दहशतगर्द हैं, वो किसी कानून को नहीं मानते। वो मोस्ट मॉडर्न वेपन्स हैं उनके पास, उनको इंडिया सपोर्ट कर रहा है, उनको दुनिया की हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी सपोर्ट कर रही है। जैसे पीटीएम आप देख लें, पीटीएम पे आप पीटीएम का ऑफिशियल पेज अगर देखें तो उसके जितने भी वो मतलब उसके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो मंजूर पश्तीन के भी अगर आप देखें, लेकिन वो जिन लोगों को फॉलो कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग हैं, जो कि उसका सारा पेज भी चला रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट हासिल है। और फिर आपने देखा कि उन्होंने बस में से मजदूरों को निकाला बेचारों को, और उनको कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया, सड़क पे कोई कानून नहीं। और फिर क्योंकि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये खेलती ही एलिमेंट ऑफ फियर के साथ हैं, ये खेलती ही दहशत के साथ है, इनका मकसद ही सिर्फ दहशत फैलाना होता है। तो उसके बदले में जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज होती हैं उनकी पीठ में ये छुरे घोंपते हैं, हामिद मीर जैसे जर्नलिस्ट और बाकी हमारी सफ़ों के अंदर जो मौजूद गद्दार हैं। सो प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप जो हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो इक्विप्ड ही नहीं है पोस्ट ट्रूथ एरा की वॉर्स को लड़ने के लिए, वो 6 जनरेशन वॉर को लड़ने के लिए इक्विप ही नहीं है। तो होता ये है कि ये लोग कहते हैं कि जी आप हमें पकड़ते हो, ये दहशतगर्द कहते हैं आप हमें पकड़ते हो तो हमें जेलों में लेके जाओ, हमें अदालतों में लेके जाओ। जब आप अदालतों में जाते हैं तो अदालत का जो सिस्टम है वो इस दहशतगर्दी के लिए तो इक्विप्ड है ही नहीं मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर। तो ना कोई गवाह आता है इनके खिलाफ गवाही देने के लिए, ना कोई सबूत किया जाता है। अगर कोई जज इनके खिलाफ फैसला दे भी दे, उसको मरवाने की धमकियां देते हैं, उसकी फैमिलीज के ऊपर हमले करवाते हैं। तो ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से 9,000 डेथ्स हो चुकी है बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की वजह से। और अभी तक 9 लोगों को भी कन्विक्शन नहीं हुई है। एक्स प्राइम मिनिस्टर मारुल हक काकड़ ने की ये अल्फाज है। सो हमें बेसिकली जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है कॉम्बैट करने का टेररिज्म के खिलाफ, हमें इन दहशतगर्दों को दहशत जदा करना पड़ेगा। वील हैव टू टेरराइज द टेररिस्ट, उसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। हमें इनके दिलों में खौफ तारी करना पड़ेगा, जो ये पाकिस्तान की मासूम आवाम के दिलों में तारी करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा, मीडिया में, सिस्टम के अंदर जहां जहां पे भी इनके सपोर्टर्स, इनके एबिटर्स, इनके फाइनेंसियर्स मौजूद हैं, उन सारों को भी उसी तरह ट्रीट करना पड़ेगा जिस तरह आप दहशतगर्दों को ट्रीट करते हैं, क्योंकि ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये सारे इकट्ठे फंक्शन, पैरेलल फंक्शन करते हैं। इनके एक आर्म को अगर आप छोड़ के बाकी फिजिकल आर्म के ऊपर, काइनेटिक आर्म के ऊपर फोकस करेंगे, गुजारा नहीं होगा। आपको ऑल अक्रॉस द बोर्ड ऑपरेशन करना पड़ेगा, अपनी सफों के अंदर मौजूद लोगों को भी पकड़ना पड़ेगा, और इन दहशतगर्दों के साथ भी वही करना पड़ेगा जो ये दहशतगर्द अवाम के साथ करते हैं। अगर ये शिनाख्ती कार्ड देख के मार रहे हैं तो फिर हमें क्या जरूरत है कि हम अदालती प्रोसेस में डाल के इनको सपोर्ट करें।
हमें भी इनके साथ वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं जिस तरह रशिया दहशतगर्दों के साथ कर रहा है, जिस तरह अमेरिका दहशतगर्दों के साथ करता है, जिस तरह इंडिया दहशतगर्दों को ट्रीट कर रहा है, जिस तरह चाइना दहशतगर्दों को ट्रीट कर रहा है, जिस तरह टर्की दहशतगर्दों को ट्रीट कर रहा है। हम ऑब्सलीट पॉलिटिकल सिस्टम और जुडिशियल सिस्टम के साथ इस जंग को नहीं लड़ सकते। वी हैव टू रीवैम्प इट एंड दिस इज एन एग्जिस्टेंशियल वॉर दैट वी आर फाइटिंग एंड वी हैव टू एक्ट वेरी फास्ट नाउ। बहुत शुक्रिया अहमद। ये थे नाज़रीन आज का प्रोग्राम। जाते जाते एक खबर, क्योंकि लाहौर में हूँ तो कुछ सियासी हलकों से मुलाकात रहती है, तो जो ताज़ा तरीन खबर जो मुझे मिली है उसके मुताबिक वफाकी काबीना में तोसी के बाद अब पंजाब काबीना में भी तोसी पर काम हो रहा है, और जो एक लिस्ट है वो बन चुकी है। वो लिस्ट सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ फाइनल कर रहे हैं, और इस सिलसिले में मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें भी की जा रही हैं। और मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ये तरजीह है कि जो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान जो ज्यादा देर से उनके साथ हैं, जो खड़े रहे, और जो मुस्लिम लीग नून का फेस है, उनको सूबाई काबीना की तोसी में तरजीह दी जाए और उनको शामिल किया जाए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक बार फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।